डियर स्टूडेंट्स, आज है 12th क्लास का एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर सॉल्यूशंस शुरू करने जा रहा हूँ। यह चैप्टर सिर्फ 12th के स्टूडेंट के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईआईटी, नीट वगैरह में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप जानें कि सॉल्यूशन है क्या। देखिए, सॉल्यूशन आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर है। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज मिल करके होमोजेनियस मिक्सचर का निर्माण करते हैं और उसी को सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इसको अगर डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं, इट इज होमोजेनियस mixture of a two or more than two substances। अब देखिए, यहां पर एक टर्म में आ रहा है होमोजेनियस मिक्सचर। जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में, लेकिन हो सकता है कि आप भूल गए हों। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि वैसा मिक्सचर जिसका इंटायर पोर्शन यूनिफॉर्म है, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म। तो एक उदाहरण द्वारा इसको समझें। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बीकर है और बीकर में वाटर आपका मौजूद है और इसमें आपने शुगर ऐड करनी है। यहाँ पर वाटर है और इस वाटर में आपने ऐड किया क्या, शुगर। तो यहाँ पर जो मिक्सचर बना यह निश्चित रूप से होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। अब क्यों होमोजेनियस मिक्सचर होगा? क्योंकि इसका इंटायर प्रोपोर्शन है वह यूनिफॉर्म है। आप इसमें से कहीं से भी एक ड्रॉप आप निकालें, चाहे लेफ्ट से निकालें, चाहे राइट से निकालें, चाहे मिडिल से निकालें, एक ड्रॉप निकाल करके उसका टेस्ट करेंगे तो उसके स्वीटनेस में किसी प्रकार का डिफरेंस आप नहीं पाएंगे। यह इंडिकेट करता है कि यह मिक्सचर कैसा है, होमोजेनियस है। होमोजेनियस मिक्सचर जिन सब्सटेंसेस से बनता है उनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं। अब हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट पर डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए आप कंपोनेंट के लिए लिख सकते हैं substances which participate in the formation of solution are called components। जैसे उदाहरण के रूप में अगर मान लीजिए कि आपका ये सिरप है सॉल्यूशन के रूप में और यह बना है शुगर और किससे, वाटर से बना है, तो शुगर और वाटर को हम कंपोनेंट कहेंगे। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे कि कंपोनेंट के संख्या के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होंगे। Types of solution on the basis of number of components।
सॉल्यूशन को अगर कंपोनेंट के आधार पर डिवाइड करना हो तो ये दो पार्ट में बांटे जा सकते हैं। एक को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा जो होगा उसको हम कहेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हुआ जिसमें केवल दो कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में तो दो से कम कंपोनेंट हो भी नहीं सकता है, तो अगर दो कंपोनेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी कहेंगे। और जिसमें मोर देन टू कंपोनेंट्स हो तो उसको हम पॉलिनरी सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर दिए, तीन कंपोनेंट्स हैं। और यहाँ पर चार कंपोनेंट्स हैं, ए बी सी और डी। ए प्लस बी अगर कंपोनेंट है इस सॉल्यूशन में, दो है संख्या में, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी। और ये सब कहलाएंगे, इसको हम कह सकते हैं, इसका स्पेसिफिक नाम हम दे सकते हैं टर्नरी। और इस सॉल्यूशन हम को कहेंगे क्वाटरनरी। कहने का मतलब यह हुआ कि जिसमें दो कंपोनेंट्स हों उसको बाइनरी, जिसमें तीन कंपोनेंट्स हों उसको टर्नरी, जिसमें चार कंपोनेंट्स हों उसको क्वाटरनरी। अब टर्नरी और क्वाटरनरी ये सब लिखने से अच्छा है कि इसको हम पॉलिनरी कहें। पॉली में ये सब आ जाएगा, तीन वाला भी आ जाएगा, चार वाला भी आ जाएगा, पांच वाला आएगा, छह वाला आएगा, आगे कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन आपके 12 के सिलेबस में सिर्फ है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हम बाइनरी सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होंगे, एक को हम सॉल्यूट और दूसरे को सॉल्वेंट कहते हैं। जो जनरली स्मॉलर अमाउंट में होगा, जो जनरली स्मॉलर अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। और जो जनरली लार्जर अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब इसको एक उदाहरण द्वारा समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि शुगर प्लस वाटर से एक सॉल्यूशन बना जिसको हम सिरप कहेंगे, शरबत। अगर शुगर 40% हो और वाटर आपका 60% हो, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्वेंट है, कौन ज़्यादा अमाउंट में है, वाटर। तो वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में है शुगर, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। लेकिन एक चीज ध्यान देना चाहिए कि यह कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि कम होगा तो वह सॉल्वेंट ही होगा, कम होने पर भी वह सॉल्वेंट का काम कर सकता है। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पहचान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर ध्यान देना चाहिए, और वह क्या है, याद रखें कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के फिजिकल स्टेट सेम होता है। बात समझ में आ गई? सॉल्यूट और सॉल्यूशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होता है। यानी कि सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट
सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे, भले ही उसकी मात्रा कम क्यों न हो। जैसे मान लो कि शुगर प्लस वाटर और इससे बना आपका सिरप। शुगर यहाँ पर 60% पर है और वाटर यहाँ पर 40% पर है। अब इस स्थिति में अधिकांश लड़के कहेंगे कि यह अधिक अमाउंट में है, ये सॉल्वेंट होगा, यह कम अमाउंट में है, यह आपका सॉल्यूट होगा। तो मैंने क्या बताया कि हार्ड फास्ट नियम नहीं है कि जो ज्यादा अमाउंट में होगा वही सॉल्वेंट होगा। मेन आपको देखना है फिजिकल स्टेट, कौन कंपोनेंट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट में। तो आप देखें तो शुगर आपका सॉलिड होता है, वाटर आपका क्या है, लिक्विड है, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा यह आपका लिक्विड होगा। तो बताओ कि इसमें कौन कंपोनेंट लिक्विड के फॉर्म में है, तो वाटर। तो वाटर कम अमाउंट होने पर भी यहाँ पर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा, और शुगर यहाँ पर भी सॉल्यूट का ही काम करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक दूसरा उदाहरण द्वारा सुनिए। जैसे मान लो कि इथाइल अल्कोहल आप प्लस वाटर है और इससे आपका एक सॉल्यूशन बना। इथाइल अल्कोहल सपोज कीजिए 40%, वाटर आपका कितना 60%, सॉल्यूशन कितना बनेगा 100%। तो अब बताइए कि यहाँ पर अगर देखें तो इथाइल अल्कोहल यह भी लिक्विड है, इसका फिजिकल स्टेट यह भी आपका लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वह भी आपका लिक्विड है। तो अब कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट सेम फेज में है, सॉल्यूशन भी उसी फेज में बनेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधी आपको लार्जर अमाउंट पर जाना पड़ेगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो निसंदेह सॉल्वेंट बनाएगा। तो बताइए कि वाटर यहाँ पर क्या परसेंट है, 60%, तो वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट। और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, 60% इथाइल अल्कोहल, 40% वाटर। अब पूछे कि सॉल्वेंट कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि इथाइल अल्कोहल यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, और वाटर क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा। लेकिन अगर दोनों का अमाउंट सेम कर दिया जाए 50% या भी 50%, तो इस स्थिति में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होगा। किसी को भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट मान सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन कितने प्रकार के होंगे। Types of solution on the basis of physical state of a solute and solvent। देखिए इस आधार पर 9 टाइप्स के सॉल्यूशन हो सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्यूट लिख दिया, यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ पर नेम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ एग्जाम्पल। सॉल्वेंट में सॉलिड, सॉल्यूट भी आपका सॉलिड हो, इसका नाम होगा सॉलिड इन सॉलिड। और इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई भी रॉयल की, जैसे ब्रास,
जिंक और कॉपर से बनता है। जिंक 40% और कॉपर आपका 60%। तो चूंकि जिंक कम अमाउंट में है तो यह सोल्यूट का काम कर रहा है, कॉपर ज़्यादा अमाउंट में है या सॉल्वेंट का काम कर रहा है। जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी क्या है, सॉलिड है। सॉल्वेंट सॉलिड, सॉल्यूट आपका लिक्विड, सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड। अगर आप सॉलिड इन लिक्विड लिखेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सॉलिड यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा में कम आप मिक्स करेंगे तो सॉल्वेंट के पहले ही आपको इन लगाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि दाल में घी कहना ज़्यादा उचित है कि घी में दाल कहना उचित है, तो आप कहेंगे कि दाल में घी कहना ज़्यादा उचित है। तो दाल ज़्यादा अमाउंट में होता है, घी उसमें मिलाया जाता है। वही बात यहाँ भी लागू हो रही है। अब इसका उदाहरण आप ले लें। Hg जिसको मरकरी कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। इन है जिंक के अमलगम। Hg को अगर जिंक के साथ आप मिक्स करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर दो का यह होमोजेनियस मिक्सचर होगा और उसमें Hg जो लिक्विड के फॉर्म में है यह स्मॉलर अमाउंट में है, तो यह सोल्यूट का काम कर रहा है और जिंक यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट का कार्य कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई आपका मिक्सचर है और उसका एक कंपोनेंट आपका Hg है तो उसको हम अमलगम भी कहेंगे। जिंक के साथ है तो जिंक अमलगम कहलाएगा। इसके बाद फिर सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो और सॉल्यूट आपका गैस हो, इस सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन सॉलिड। गैस कम अमाउंट में, सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में। उदाहरण के रूप में H2, इन है पैलेडियम। पैलेडियम आपका सॉलिड है, H2 क्या है, गैस है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट आपका सॉलिड है तो इसको हम पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, इसका नाम होगा। और इसका उदाहरण बहुत कॉमन उदाहरण है, आप लोग जानते भी हैं, शुगर इन वाटर। शुगर आपका सॉलिड है, सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, और वाटर आपका लिक्विड है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। उसके बाद सॉल्वेंट आपका लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्यूशन का नाम होगा लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड, उदाहरण के रूप में इथाइल अल्कोहल लिक्विड, और वाटर भी आपका क्या है, लिक्विड है। तो सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब सॉल्वेंट फिर लिक्विड ले लें और सॉल्यूट आप गैस ले लें, तो सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन लिक्विड कहलाएगा। अब देखिए गैस यहाँ पर कम अमाउंट में होना चाहिए और लिक्विड आपका ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए। जैसे O2 इन है वाटर। अगर O2 वाटर के अंदर है तो O2 आपका गैस सॉल्यूट का काम कर रहा है और वाटर आपका क्या है, सॉल्यूट। तो क टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6। ऊपर मिटा दें। सातवां में अगर सॉल्वेंट आपका गैस है और सॉल्यूट भी गैस हो तो सॉल्यूशन का नाम होगा गैस इन गैस। एग्जाम्पल में ले सकते हैं O2 + N2
जिसको एयर भी कहेंगे, क्योंकि एयर का मुख्य जो कंपोनेंट्स होता है O2 और N2 ही होता है। O2 कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट है और N2 क्या है, सॉल्वेंट है। और 8वां, यहाँ गैस ले लीजिए, यहाँ लिक्विड, इसका नाम होगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। और इसका उदाहरण हो सकता है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ N2। नाइट्रोजन यहाँ सॉल्वेंट है, क्लोरोफॉर्म जो लिक्विड होता है और सॉल्यूट का काम कर रहा है। और 9वां आपका होगा सॉलिड, सॉल्वेंट में क्या है, गैस। सॉल्यूशन का नाम होगा सॉलिड इन गैस, जैसे कैम्फर, कपूर को कहते हैं इन N2। तो कैम्फर आपका सॉलिड है और N2 क्या है, यहाँ पर गैस है। तो ये कुल मिलाकर के 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपको पढ़ना होगा NCERT के आधार पर। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन 7 ही टाइप्स के होंगे, 7 टाइप्स के, और उसमें से कौन 2 नहीं होगा, ये 2 आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लिक्विड और गैस से आपका होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनता है। सॉलिड और गैस भी होमोजेनियस मिक्सचर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्चुअली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन NCERT में 9 टाइप्स का वर्णन किया है, इसलिए मैंने 9 टाइप्स को आपको मैंने बताया है। और फिर अगले लेक्चर में मैं कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।